द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील। बाय ब्रिंगिंग द वुड बाय ब्रिंगिंग द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील, हमने कहानी की जो शुरुआत है भारतीय स्टील और लोहा गलाने वालों के साथ की थी। बाय रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी टीपू सुल्तान, अब इसकी शुरुआत हम प्रसिद्ध कहानी टीपू सुल्तान की, जिसने कि मैसूर में 1799 तक शासन किया, उससे कर रहे हैं। फोर्ट फॉर बाजी ने 4 लड़ाई लड़ी ब्रिटिशों के साथ एंड डाइड फाइटिंग विद हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड, और अपने हाथों में तलवार लिए हुए उसकी लड़ते हुए मृत्यु हुई। टीपू's legendary swords are now part of valuable collection in museum in England। इंग्लैंड में जो संग्रहालय है उसके जो बहुमूल्य संग्रह हैं उसका एक हिस्सा है टीपू सुल्तान की जो तलवार है। बट डू यू नो दैट, क्या तुम ये जानते हो, वाई द स्वॉर्ड वाज सो स्पेशल, यह तलवार इतनी विशेष क्यों थी। द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड, ये जो तलवार थी एक अभूतपूर्व, बहुत कठोर और बहुत तेज धारदार के रूप में थी। दैट कुड इजिली रिप थ्रो ओपोनेंट्स आर्मर, जो कि विरोधी लड़ाकू थे उनको आसानी से ये भय दिला सकती थी, अर्थात उनको भय में डाल सकती थी। दिस क्वालिटी ऑफ sword केम फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील। इस तलवार की जो गुणवत्ता है, इसकी जो क्वालिटी है, फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील, एक विशेष प्रकार से उच्चतम कार्बन स्टील के द्वारा हुई, जिसे कि वुड्स कहा जाता है, विच वाज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया, जिसका उत्पादन संपूर्ण दक्षिण भारत में किया जाता है। वुड स्टील व्हेन मेड इनटू swords प्रोड्यूस ए वेरी शार्प एज, जब वुड स्टील के द्वारा इस तलवार का उत्पादन किया जाता था तो इसकी धार बहुत ही तीखी होती थी। विद ए फ्लोइंग वाटर पैटर्न, जो कि पानी के बहाव की तरह थी। दिस वाज पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स, और इस तरीके में बहुत ही छोटे छोटे कार्बन के कणों का प्रयोग किया जाता था। एम्बेडेड इन द आयरन, जो कि लोहे के बने होते थे। फ्रैंकिस बूचन हु टूर्ड थ्रू मैसूर इन 18, फ्रांसिस बूचन जिसने कि 1800 में मैसूर की यात्रा की, ए ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ, टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात, हैज लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक बाय विच वुड स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन मैनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फ्रेंचेज इन मैसूर। उसने बताया कि किस प्रकार से मैसूर में जो स्मेल्टिंग फ्रिक्वेंसी थी, अर्थात जिसमें लोह ऐसी भट्टियां जिसमें लोहों को पिघलाया जाता था, ऐसी सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर इस प्रकार से उत्पादन किया जाता था। इन दिस फ्रेंचेज, इन भट्टियों में आयरन वाज मिक्सड विद चारकोल, इस कोयले में चारकोल को मिक्स किया जाता था, एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स, और इन्हें छोटे छोटे मिट्टी के पात्रों में डाला जाता था, उसके अंदर डाला जाता था। थ्रो एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, और एक इंटीग्रेट टेम्परेचर अर्थात एक संतुलित तापमान को बनाकर रखा जाता था। द स्मेल्टर्स प्रोड्यूस स्टील इनगोट्स, और जो लोहा पिघलाने वाले थे इस प्रकार से इंटीग्रेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, इस तापमान को वो कायम रखते थे। द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील इनगोट्स, अर्थात जो लोहा पिघलाने वाले स्टील को उत्पादन करने वाले थे, जो इनको पिघलाते थे, इस प्रकार से उनको इनगोट्स दैट वर यूज्ड फॉर द स्वॉर्ड, जिसके से इस तलवार को बनाया जाता था, उनका एक प्रकार से पिंड बनाते थे, अर्थात एक प्रकार से ढेर सा बना लेते थे। दैट वर यूज्ड फॉर स्वॉर्ड मेकिंग नॉट जस्ट इंडिया, जिसका आगे तलवार बनाने के प्रयोग किया जाता था न केवल भारत में बट इन वेस्ट, पश्चिम और मध्य एशिया में भी। वुड इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ कनाडा वर्ड उक्कू, कनाडा वर्ड उक्कू के अनुवाद से इस शब्द को लिया गया है। एंड तमिल एंड मलयालम उरुक्कू मीनिंग स्टील, मलयालम और तमिल में उरुक्कू में इसका शाब्दिक अर्थ है स्टील। इंडियन वुड, जो भारतीय वुड स्टील है, फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट, इसे जो है यूरोपियन वैज्ञानिकों के द्वारा इसे अर्थ दिया गया है। माइकल फेरेडे द लेजेंडरी साइंटिस्ट, जो कि
एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक था एंड डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसने कि बिजली का आविष्कार किया, खोज की। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी स्पेंट 4 years स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स। जो भारतीय वुड्स हैं उसकी गुणवत्ता का उसने 4 वर्षों तक अध्ययन किया, उसके अध्ययन के में बिताए। हाउएवर, यद्यपि द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस, वुड स्टील बनाने की जो प्रक्रिया है, विच वाज सो वाइडली नाउन इन साउथ इंडिया, जिसे कि दक्षिण भारत में व्यापक रूप से जाना जाता है, वाज कम्प्लीट लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के मध्य में ये संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। कैन यू गैस वाई दिस वाज सो? क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो ऐसा क्यों हुआ? द स्वॉर्ड्स एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्रीज, हथियार और तलवार बनाने वाला जो उद्योग था, डाइड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत की जीत के साथ ही वो समाप्त हो गया। बाय द ब्रिटिशों के द्वारा। एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड, और इसके स्थान पर लोहा इस्पात इंग्लैंड से मंगाया जाने लगा, आयात किया जाने लगा। द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस बाय क्राफ्ट्स पीपल इन इंडिया, और लोह इस्पात का उत्पादन जो है भारत में शिल्प लोगों के द्वारा किया जाने लगा। एबेंडेंट फ्रेंसिस इन विलेजेज में भट्टियों का आयात, अतः बहुतायत रूप से होना। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड ए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, लोहों को परिशोधित करने की जो तकनीक है, विशेष रूप से इसके लिए बहुत उच्च स्तर के वुड स्टील के उत्पादन की आवश्यकता थी। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया, परंतु भारत में लोह पिघलाना वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के अंत तक ये सामान्य सी बात थी, जो कि चरम सीमा पर थी। इन बिहार एंड सेंट्रल एशिया, बिहार और मध्य भारत में, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड हैड स्मेल्टर्स, विशेष रूप प्रत्येक जिले में इस प्रकार के लोह पिघलाने वाले थे। दैट यू लोकल डिपॉजिट्स ऑफ, और जो कि स्थानीय अयस्क के जमाओं का, अतः सामान्य या स्थानीय स्तर पर जो लोह अयस्क थे, टू प्रोड्यूस, इनका उत्पादन करते थे। आयरन विच वाज वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चर, और इस लोहे का प्रयोग विस्तृत रूप से इम्प्लीमेंट टूल्स डेली यूज, दैनिक प्रयोग के बनाए जाने वाले औजारों के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। द फ्रेंसिस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले, ये जो भट्टियां थी प्रायः मिट्टी और सन ड्राइड ब्रिक्स, धूप में सुखाई गई मिट्टी के ईंटों के द्वारा बनाई जाती थी। द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मेन, और लोहे को पिघलाने का कार्य पुरुषों के द्वारा किया जाता था। वाइल वुमेन वर्क द बेलोज, जबकि जो महिलाएं थी इनको इसमें हवा भरने का कार्य करती थी। पंपिंग एयर्स दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग, इनमें हवा भरने से जो चारकोल था वो इसको जलाए रखता था। बाय द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत तक, हाउएवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज इन डिक्लाइन, जो इस प्रकार से लोह इस्पात की जो शिल्प कला थी उसमें कमी आने लगी। इन मोस्ट विलेजेस, अधिकतर गांव में, फ्रेंसिस फेल इनटू डिसयूज, जो भट्टियां थी अब उनका प्रयोग होना बंद हो गया था। एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन, और लोह उत्पादन का जो कार्य था उसकी जो मात्रा थी उस कम हो गई थी। वाई वाज दिस सो? ऐसा क्यों हुआ था? वन रीजन वाज, इसका एक कारण था, द न्यू फॉरेस्ट लॉज, एक नए कानूनों का, वन कानून का बनना। दैट यू हैव रीड अबाउट चैप्टर 4, जिनके बारे में तुम अध्याय 4 में तुमने पढ़ा। वैन द कॉलोनी गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट, जब औपनिवेशिक सरकार ने लोगों को संरक्षित वनों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिए। हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर फाइंड वुड फॉर चारकोल, तब किस प्रकार से लोह पिघलाने वाले लोग चारकोल के लिए लकड़ियां खोज सकते थे? वेयर कुड दे गेट आयरन, और वे कहाँ से जो है लोह अयस्क ला सकते थे? डिफाइन फॉरेस्ट लॉज, इसको वन कानून जो है उसमें परिभाषित किया गया है। दे ऑफर एंटर द फॉरेस्ट सीक्रेटली, वे इन वनों में गोपनीय तरीके से प्रवेश होते थे। एंड कलेक्टेड वुड, और वो लकड़ियां इकट्ठी करते। बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन दिस बेसिस फॉर लॉन्ग, परंतु इस प्रकार से अपने इस व्यवसाय को काफ़ी लंबे समय तक कायम नहीं रख सके। मैनी गिव अप देयर क्राफ्ट, अधिकतर ने अपनी शिल्प कला को छोड़ दिया। एंड लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और जीवन तरीके के अन्य तरीकों के बारे में